हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सौरभ है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उस वो है यूपीएससी के पुराने पेपरों के बारे में। तो आज हम यूपीएससी के पुराने पेपरों का विश्लेषण देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे और उसमें से देखेंगे किस टाइप के प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी में जीएस ऑप्शनल पेपर और ऐसे का पेपर होता है। तो आज हम जिसकी बात करेंगे वो ऐसे का पेपर होगा। हम इसमें 2014 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये ऐसे 2014 का पेपर देखेंगे हम। ये है फ्रेंड्स, ये ऐसे 2014 का पेपर है और 2014 में है। जैसा कि आप अपन जानते हैं कि 3 घंटे का पेपर होता है और ये कुछ उसमें विशेष अनुदेश दिए गए हैं और यहाँ से हमारे पेपर शुरू होता है। 250 नंबर का पेपर है। ये हमारा पेपर है। ये सेक्शन ए है जिसमें से 4 प्रश्न करने होते हैं और सेक्शन बी है जिसमें से 4 में से 1 करना होता है और सेक्शन ए में भी 4 में से 1 करना होता है। तो इसमें जैसा कि दिखा है कि 2 निबंध लिखना है और इनमें से प्रत्येक में से 1000 से 12 शब्दों में हो। ये अपना पहला प्रश्न है। सेक्शन ए का अधिकार सत्ता बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। विथ ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये पहला है। तो इसमें अधिकार सत्ता के बढ़ने के साथ साथ मतलब अधिकार, जो हमारे अधिकार हैं या उसमें उस पर नीचे लिखा है सत्ता मतलब ब्रैकेट में। तो अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। ये कॉमन प्रश्न है। इसमें 1000-1200 लिख सकते हैं आराम से। जैसे कि अपने पास जैसे मान लो अधिकार हैं, अपने पास अगर अधिकार ज़्यादा आ गए तो अपना उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है कि कैसे उनको करें। जैसे मान लो अगर अपन प्रधानमंत्री को देख लें तो उसके पास इतने अधिकार हैं तो उसका उत्तरदायित्व भी कितना बड़ा है। जैसे अपन खुद मान लें कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने लिए 6 फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो अपने बड़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपना उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है कि उनका उपयोग कैसे करें। तो ये वाला प्रश्न है अपना। इसमें अपन प्रधानमंत्री के दायित्व या अपन घर में भी देख लें तो अगर घर में अपने अधिकार ज़्यादा बड़े हैं तो अपना उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इसमें कुछ अपन कुछ कविता या पोयम या उसके बाद में किसी ने कुछ बड़े शब्द कहा है उनके लिए अपन में लिख सकते हैं, अपने उत्तर की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं के हित में है। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। एक बहुत ही चिंतनशील और नवाचार वाला क्वेश्चन है कि देखना। जैसे अपन एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। इज द ग्रोइंग लेवल ऑफ कंपटीशन गुड फॉर द यूथ। देखना, जैसे मान लो प्रतिस्पर्धा, ये अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मान लो यूपीएससी में भी एक कंपटीशन है तो उसमें भी एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है। तो क्या ये हमारे हित में है कंपटीशन? इसके दोनों नजरिए हो सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि होना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे नहीं भी होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता होगा। जैसे प्रतिस्पर्धा का अपन एक अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो लोग बैकवर्ड क्लास से आते हैं या जिन लोगों की पढ़ाई अच्छे स्कूलों में नहीं हुई है तो उनके लिए ये वाला बढ़ता स्तर थोड़ा हित में नहीं होगा। लेकिन अगर और इसको अच्छे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जैसे मान लो अगर प्रतिस्पर्धा का बढ़ेगा स्तर तो उसमें मेधावी छात्र आगे आएंगे जिनमें क्वालिटी होगी, जिनमें एलिजिबिलिटी होगी, जिनमें योग्यता होगी, वो इसमें आगे आएंगे। और ये दोनों फैक्टर हो सकते हैं, नहीं भी यहाँ भी। तो हमारे लिए एक वन साइडेड उत्तर नहीं देना है। उत्तर ऐसा देना है कि जिसमें एक बैलेंस उत्तर देना है, क्योंकि देखना उसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो वन साइडेड उत्तर देने से बचना है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्या मानकीकृत परीक्षण शैक्षिक योग्यता या प्रगति का बढ़िया माप है? क्या मानकीकृत परीक्षण योग्यता, शैक्षिक योग्यता या प्रगति का बढ़िया माप है? इंग्लिश में देख लेते हैं। आर द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट गुड मेजर ऑफ एकेडमिक एबिलिटी और प्रोग्रेस। जैसे मान लो जो मानकीकृत परीक्षण रहता है, जैसे मानकीकृत परीक्षण जैसे जो अपन मानक तय करते हैं, मानक तय मतलब कोई स्टैंडर्ड तय करते हैं। जैसे मान लो अपन ने बोल दिया कि ये वाला जॉब्स आई हैं, तो इसमें ये वाली आपके लिए एबिलिटी होनी चाहिए या ये वाला आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे अपन मान लो सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई, तो उसमें लिखा रहता है कि बीटेक या कुछ भी सिविल से संबंधित होना चाहिए। तो ये अपनी शैक्षिक योग्यता या प्रगति का बढ़िया माप है? तो ये हो सकता है, इस कुछ में ये नहीं भी हो सकता है, तो जिसमें अपन पूरा लिख सकते हैं। अभी इसमें टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, तो इसमें डिटेल से जाना थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं इस पर पूरे विचारों ऐसे 8 ऐसों पर हम पूरी डिटेल से वीडियो बना दूंगा। ये चौथा प्रश्न है, शब्द दो धारी तलवार से भी अधिक तीक्ष्ण होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बर्ड्स आर शार्पर देन द टू एज्ड स्वॉर्ड। ये दो धारी तलवार और एक साइड शब्द, तो शब्द दो धारी तलवार से भी अधिक तीक्ष्ण होते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल हम कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे मान लो दो धारी तलवार से क्या होता है, दो धारी तलवार से एक साइड से मनुष्य को क्षति पहुंचती है, या फिर मनुष्य जो काम करता है उसमें थोड़ा तलवार से उसको जल्दी कर लेता है, या फिर जो काटने का काम करता है, काटने का काम वो हो जाता है। या फिर युद्धों में होता है तलवार, दो धारी तलवार, या फिर एक हमारे इधर मुहावरा भी चलता है, दो धारी तलवार। तो शब्द उनसे भी तेज होते हैं। आप किसी को एक साइड से तलवार से अगर कहीं भी या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर शब्द बोलोगे तो उसको वो तलवार का इतना बुरा नहीं लगेगा जितना उन शब्दों का तीक्ष्ण होगा। और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे द्वारा बोले गए जो शब्द हैं वो किसी के मन में बैठ जाते हैं और वो उनको निकाल नहीं पाता है, और वो तलवार से भी अधिक तीक्ष्ण हो जाते हैं। तो इसका ये वाला हो सकता है। इसमें हमारे लिए 1012 शब्द लिख सकते हैं, इन 4 में से किन्हीं एक में। अब सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में देखना, ये यहाँ पर हम जिस चीज की बात कर रहे हैं ये चारों हैं, ये अमूर्त विषय पर आए हैं। अमूर्त विषय मतलब इनका जीएस से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब इनमें लिखना एक बड़ी बात होती है। अब सेक्शन बी में देखते हैं किस टाइप के आए हैं। क्या यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता थी जिसने हमारे देश की समृद्धि को मंथर बना दिया था? और एक बार अपन इधर से देख लेते हैं इंग्लिश में। व्हाट इज द पॉलिसी पैरालाइसिस और द पैरालाइसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन which slowed the growth of our country। ये थोड़ा जीएस से संबंधित विषय है, और इसमें देखना मैं आपको एक पहले स्पष्ट कर दूं कि निबंध का कोई फिक्स उत्तर नहीं होता है। निबंध को अपने मन से लिखना पड़ता है, अपन ने जो पढ़ा है उसको उस कॉपी पर उतारना पड़ता है। कुछ लोगों के अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ लोगों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर किसी का निबंध सेम नहीं हो सकता, और उस पर आप इंट्रोडक्शन पर देखोगे या जो ऊपर निर्देश है तो उस पर लिखा रहता है कि एक इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। जो से प्रश्न से संबंधित विषय से रिलेटेड अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे, आपको अच्छे अंक दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन को देखें, क्या नीति गतिहीनता थी, मतलब जो हमारी नीति गतिहीनता थी, या फिर जो हम उनको क्रियान्वयन गतिहीनता थी, मतलब जो हम नीति बना रहे थे वो गतिहीन थी, या जो हम नीति बना के उसका क्रियान्वयन कर रहे थे वो गलत थी, जिसने हमारी देश की समृद्धि को मंथर बना दिया। जो हमारे देश की समृद्धि है
उसको थोड़ा कम कर दिया, उसको उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पाए जैसे चीन है, चाइना है, अमेरिका है, जापान है। तो इनकी मतलब एक जीडीपी देखा जाए या इनकी समृद्धि देखी जाए या इनकी ग्रोथ रेट देखी जाए तो एक अलग ही मतलब अच्छा ऊंचा स्तर पर गई है। और ऐसा अपने बारे में पूछा है तो उसमें हम लिख सकते हैं कि नहीं हमारा सही भी था या कुछ गलत भी था। जैसे मान लो 1950-51 से हमारा योजना आयोग ने काम किया। योजना आयोग अब जो नीति आयोग हो गया है, पर उसके बाद हमने आर्थिक परिवर्तन किए, अपनी पॉलिसी में परिवर्तन किए। 1991 से वैश्वीकरण के साथ हमने निजीकरण उदारीकरण को बढ़ावा दिया। तो ये सब उसके बाद से हमारी जीडीपी में भी चेंज आया। उससे पहले भी हमारी जीडीपी में कितना चेंज आया, कितना नहीं आया, क्या क्या प्लस पॉइंट रहे, क्या माइनस पॉइंट रहे, ये सब चीजें हमारे लिए इसमें लिखना है 1000 से 1200 शब्दों में। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या स्टिंग ऑपरेशन निजता के एक प्रहार है? इज स्टिंग ऑपरेशन एन इन्वेंशन ऑन प्राइवेसी? ये थोड़ा स्टिंग ऑपरेशन, ये थोड़ा अगर आपके लिए स्टिंग ऑपरेशन का अगर मान लो अर्थ मालूम नहीं है तो इस पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इधर है कि निजता पर एक प्रहार है, मतलब एक तरीके से हमारी जो प्राइवेसी है उसके लिए ये है या नहीं। तो ये थोड़ा फैक्ट से रिलेटेड हो जाता है, तो इस पर थोड़ा हमारे लिए ध्यान देना होगा कि स्टिंग ऑपरेशन क्या है क्या नहीं है। उसके ऊपर फिर निजता पर कैसे प्रहार करता है कैसे नहीं करता है, इस पर ध्यान देना होगा। अब एक ये अपने लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, ओलंपिक में 50 स्वर्ण पदक क्या भारत के लिए एक वास्तविकता हो सकती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति आराम से लिख सकता है, आराम से कर सकता है। जैसे मान लो अभी ओलंपिक अभी 2021 में जो ओलंपिक हुए हैं 2021-22 में जापान के टोक्यो में, उसमें हमारे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड है, मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल लिया है। और ऐसे कई मतलब और हैं जिन्होंने अच्छा मतलब पदक जीता है, किसी ने सिल्वर जीता, लेकिन गोल्ड अभी तक बहुत ही कम या सीमित मात्रा में आए हैं। तो इस पर क्या 50 गोल्ड पूछा है, तो इस पर देखना पड़ेगा कि हमारे भारत में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो लोग ओलंपिक्स में जाते हैं लेकिन उसके बाद भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, या ऐसे कई मतलब ऐसे कई प्रतियोगिता हैं जिनमें भारत के खिलाड़ी भाग ही नहीं लेते हैं। क्योंकि हमारे जैसे इंडिया में क्या होता है कि लोगों को कोई स्पोर्ट्स में नहीं भेजना चाहता, उनके माता पिता चाहते हैं कि वो पढ़े लिखें, आगे पढ़े लिखें, उससे कुछ करें। स्पोर्ट्स में लोगों का बहुत ही कम ध्यान है। लेकिन इसके लिए हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स पर लोगों का रुझान बढ़ाना पड़ेगा, उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, अच्छे इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। क्योंकि अभी मान लो अगर लोग इंस्टीट्यूट भी उतने गिने चुने हैं या फिर कोच भी वैसे नहीं है जो जिस टाइप की नीड चाहिए, तो ये सब चीजें अगर एक साथ हो जाएं तो भारत आराम से ला सकता है, ये वास्तविकता हो सकती है। तो इसमें हम ये वाला क्वेश्चन रख देंगे। ये चौथा है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पर्यटन क्या भारत के लिए यह अगला बड़ा प्रेरक हो सकता है? बिल्कुल। अभी जैसे मान लो पर्यटन की संख्या आगे बढ़ रही है, जैसे टूरिज्म कैन दिस बी द नेक्स्ट बिग थिंग्स फॉर इंडिया। तो ये टूरिज्म के बारे में है, तो ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है टूरिज्म से संबंधित। जैसे हम देख सकते हैं अभी दुबई दुबई आज से 40 साल पहले उसकी 95% इकोनॉमी ऑयल एंड नेचुरल गैसों पर थी। लेकिन अब दुबई की 80 से ज़्यादा जो उसकी इकोनॉमी है या जो उसकी जीडीपी है वो सब ज़्यादा आती है टूरिज्म से। तो भारत भी कर सकता है, और भारत में टूरिज्म की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसमें हमारे लिए कुल हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ उसके बेसिक बारे में जाना। 2014 में 2013 के बाद उसका चेंज हुआ था, तो उसमें हमने कुछ ऐसे के बारे में बेसिक से जाना। अगर आप कमेंट करोगे तो इनके बारे में कुछ और पूरा उत्तर लिखने की या पूरा पॉइंट्स वॉइंट्स बनाने की मैं कोशिश करूंगा, या फिर आगे 2015 का मैं आगे वाली ये सीरीज में लाऊंगा 1 हफ्ते के अंदर। तो आप उसको देख लेना और एनालिसिस कर लेना। क्योंकि फ्रेंड्स हमारी यूपीएससी की तैयारी में टॉपर्स भी सलाह देते हैं, उनकी एडवाइस मान लेना चाहिए क्योंकि वो उन्होंने तैयारी की हुई है। कुछ लोग अपना पहला अटेम्प्ट में निकालते हैं तो कुछ फिफ्थ अटेम्प्ट तक या सिक्स्थ अटेम्प्ट का रह जाते हैं।
तो वो जो कहते हैं उन्होंने वो चीज़ फेस की होती है, हमने वो चीज़ फेस नहीं की होती है, हम न्यू स्टूडेंट्स रहते हैं। तो हमारे लिए वो ज़रूरी रहता है गाइडेंस मिले, जैसे टीचर हैं उनका भी एक लंबा एक्सपीरियंस, लंबा अनुभव रहता है इस फील्ड में। तो हमारे लिए उन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं जैसे अपन सोचते हैं कि यार ये जैसे टीचर के बारे में सोचते हैं अगर इतना ही बोल रहे हैं तो इनका क्यों नहीं हुआ। देखना हर कोई हर फील्ड में नहीं जा सकता, कुछ अपनी स्पेशलिटी होती है, कुछ अपना उसमें विशेषज्ञता होती है, तो वो उस पर टीचर्स का जैसे मान लो कोई इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग था तो कोई इसमें नहीं हो पाया। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें टीचरों की बात भी माननी चाहिए और खुद का एनालिसिस भी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमारी सीरीज थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।